नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ सुगंधा सचदेवा जी जुड़ी हैं, जो एसएस वेल्थ स्ट्रीट से जुड़ी हुई हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट चलाती हैं। और सोने और चांदी में क्या चल रहा है, क्या नई खबरें हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है कि जो ऊंचाइयां मिली थी वो 29 जनवरी के बाद बैकगेज लगा और उसके बाद लगातार मार्केट में गिरावट ही देखी जा रही है। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। सबसे पहले तो मैं आपसे जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि मैं कोई सवाल आपसे करूं उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि चल क्या रहा है और आपको क्या बड़ी खबर लग रही है बाजार में, जो समझ में आता है कि ये सोने चांदी में इस समय बड़ी खबर है। सबसे पहले नमस्ते विक्रांत जी, सारे व्यूअर्स मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए तो गोल्ड की एंड सिल्वर के प्राइसेस में बहुत ज्यादा स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। 29 जनवरी के बाद जो हमने एक मेल्टडाउन आते हुए देखा, उसके बाद मार्केट में कुछ हद तक स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिली। प्राइसेस ने लोअर लेवल से एक रिकवरी भी दिखाई, बट वहीं अगर हम देखें अभी भी ये स्विंग्स बने हुए हैं। कल के सेशन में भी हमने लेट इवनिंग में एक मेजर सेल ऑफ आते हुए देखा, जो एक बहुत ही जरा चिंता का कारण था। इवन दो कोई मेजर इसका रीजन नहीं निकल के आया, बिकॉज हमने क्रॉस एसेट में सेल ऑफ आते हुए देखा, एक लिक्विडेशन हमने आते हुए देखी क्रिप्टो करेंसी में, इक्विटीज में, और वहीं गोल्ड सिल्वर इन सारे बेस मेटल्स में भी हमने काफी सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आते हुए देखा। इसका अगर हम मेजर कारण की बात करते हैं, इवन दो कोई मेजर कारण नहीं है, बट स्टिल रशिया ने ये इंडिकेट किया कि वो डॉलर के में ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, बिकॉज 2022 में जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज किया था, उसके बाद से रशिया अपना जो भी बायलैटरल ट्रांजैक्शन था वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कर रहा था, बीट विद चाइना और बीट इंडिया। और वहीं ब्रिक करेंसीज की डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चाइना भी चाह रहा था कि उसकी करेंसी, अपनी करेंसी भी स्ट्रेंथन हो, और ब्रिक नेशन से अपना एक यूनिट भी लॉन्च किया, जिसको भी पायलट प्रोजेक्ट पे ही चल रहा है, द यूनिट, which is backed half by gold and half by the collateral value of other BRIC countries currencies. सो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन जो चल रही थी इतने टाइम से, इसको एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इवन दो अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं नजर आई है, बट स्टिल ये ब्लूमबर्ग की कल की एक रिपोर्ट थी कि रशिया ऐसा कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजिक चेंज नजर आ रहा था, रशिया एंड यूएस के बीच में कुछ कॉपरेशन की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑफशोर ऑयल और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स लाइक निकल एंड पैलेडियम। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कहाँ ये एनर्जी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और कहाँ इन दोनों नेशंस के बीच में काफी ज्यादा राइवलरी चलती थी। सो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़त आते हुए देखी, एंड हमने क्रॉस एसेट सेल ऑफ आते हुए देखा, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में जब भी हम बढ़त आते हुए देखते हैं, ये स्लाइटली नेगेटिव रहता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा कारण था, ईरान ने ये सिग्नल किया कि वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन के लिए रेडी है। इवन दो अभी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने काफी सारी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे इंस्पेक्शन नहीं की है, बट उन्होंने इंडिकेट किया कि न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन की जा सकती है और वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन के एनरिचमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस, अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यूएस की फोर्सेस ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट रीजन में काफी ज्यादा इकट्ठा होती जा रही हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं। बट वहीं यहाँ पर भी एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आया कि ईरान जिस तरीके से अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को विजिट किया जा सकता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ हद तक ईज होते हुए नजर आए। इसकी वजह से भी हमने कुछ हद तक सेल ऑफ आते हुए देखा। और यूएस ने ये भी इंडिकेट किया कि वो 1 महीने का टाइम दे रहे हैं ईरान को टू साइन दिस एग्रीमेंट, जहां पर वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पे काम नहीं करेगा। इसराइल भी यूएस को काफी हद तक पुश कर रहा है कि ईरान को स्टॉप करे यूएस फ्रॉम दिस एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। सो ये सारे बड़े फैक्टर्स थे, थोड़े से टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिसकी हमें बात करनी पड़ी। और वहीं इसके साथ साथ यूएस का जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल्स डेटा निकल के आया, वो भी काफी हद तक स्ट्रांग था, जिससे इंडिकेशंस निकल के आए कि यूएस की लेबर मार्केट काफी हद तक स्ट्रेंथन हो रही है। और इससे जो रेट कट की यूएस में एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी जून से लेके जुलाई तक शिफ्ट हो गई हैं। पहले एक्सपेक्टेशन थी कि जून में फर्स्ट रेट कट होगा इस साल का, ये एक्सपेक्टेशंस पुशबैक होकर जुलाई में हो गई। सो ये फैक्टर्स स्लाइटली टेक्निकल हैं समझने के लिए, बट अगर हम सीधे वर्ड में बात करें तो प्राइसेस में हमने उठापटक कभी भी चल रही है, कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं निकल के आ रही है। लोअर लेवल से हम बाइंग आते हुए देख रहे हैं, बट वहीं हायर लेवल से कुछ हद तक सेल ऑफ देखने को मिला है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़े डेटा की बात करते जी, हैं तो मार्केट की काफी हद तक नजर बनी हुई थी हम्म, यूएस के सीपीआई डेटा की तरफ, जहां पर अगर हम देखें तो यूएस की इन्फ्लेशन जनवरी में कुछ हद तक ईज हुई है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस।
जहां सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेक्टेशन थी कि 2.5% होगी, वहीं जो इन्फ्लेशन के फिगर्स निकल के आए हैं 2.4% रहे हैं। और ये अगर हम लास्ट मंथ की फिगर से भी कंपेयर करते हैं, उससे भी कुछ हद तक कम है, 2.7%। सो ये फैक्टर गोल्ड एंड सिल्वर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है, और इसी के चलते हमने लोअर लेवल से कुछ हद तक रिकवरी भी आते हुए देखी है प्राइसेस में। यानी ये जो जिसकी बात आपने की सीपीआई डाटा की, ये आप सोने और चांदी दोनों के लिए पॉजिटिव देख रहे हैं, दोनों मेटल्स के लिए कमोडिटी में? बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी, दोनों ही मेटल्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज अब जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जुलाई में फर्स्ट रेट कट होगा, वो हम्म। एक्सपेक्टेशंस दोबारा से शिफ्ट होती हुई नजर आई कि जून में भी रेट कट हो सकता है। बिकॉज इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी। जी। यूएस में इन्फ्लेशन को लेके फेड ने काफी हद तक चिंता जताई है पिछले 2 सालों में। और जिस तरीके से अगर ये इन्फ्लेशन यूएस में कम होगी, महंगाई दर अगर यूएस में कम होता है, तो फेड के पास काफी ज्यादा रूम हो जाता है टू कट इंटरेस्ट रेट्स। हम्म। और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी टाइम एंड अगेन ये मेंटेन करते आए हैं कि यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, ये गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस के लिए पॉजिटिव फैक्टर रहता है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं। जब भी ब्याज दरें कम होती हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर को खरीदना सस्ता हो जाता है और इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ती है। और इससे सेकेंडली डॉलर इंडेक्स पे भी दबाव देखने को मिलता है। सो ये भी एक फैक्टर गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस के लिए फेवरेबल रहता है। सो इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर रहता है, जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस की डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। अब आगे, क्योंकि पिछले एक साल से तो जो लोग सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर रहे थे वो तो एकदम बम बम थे, जो नहीं कर पा रहे थे, जिनको बार बार ये लग रहा था हर लेवल पर कि अब रेल आगे निकल चुकी है। लेकिन अब जब दाम थोड़े स्थिर नजर आ रहे हैं, मैं बिल्कुल आम आदमी के लिए अगर पूछूं तो दाम जब स्थिर नजर आ रहे हैं, तब उसे ये डर बैठ गया उसके जहन में कि पता नहीं और कितना गिरेगा या कहाँ गिरेगा, कब गिरेगा। बहुत सारी अब पहले इसलिए नहीं चढ़ पा रहे थे ट्रेन में कि बहुत तेजी से भाग रही थी। अब वो सीधी चल रही है तो उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं कब हिचकोले नीचे आ जाएं। तो क्या स्थिति नजर आती है और क्या भविष्य के लिए देखती हैं? तो विक्रांत जी, अभी भी डायरेक्शन सीधी स्ट्रेट अपवर्ड नहीं है, कोई भी रैली। विक्रांत जी, जब हमने इतनी बड़ी रैली आते हुए देखी, हाँ। उसके बाद 29 जनवरी के बाद हमने कंटिन्यूअसली बहुत सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आते हुए देखा। वेस्टर्न बैंक्स ने सिग्निफिकेंट शॉर्ट सेल की पोजीशंस बनाई, चाइना के बड़े ट्रेडर्स ने बहुत शॉर्ट सेलिंग करी, ये न्यूज निकल के आ रही हैं। और इसी वजह से बहुत मेजर मेल्टडाउन देखने को मिला। सो इस वजह से सेंटिमेंट्स कुछ हद तक शेक हो गए हैं। लोअर लेवल से हम कुछ लिमिटेड कॉशियस बाइंग जरूर आते हुए देख रहे हैं। बट जिस तरीके से हम एक बुलिश एटमॉस्फेयर पिछले साल से जनवरी तक कंटिन्यू था, उसमें जरूर कुछ एक स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिले हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि राइड थोड़ी सी बम्पी होने वाली है, ये स्ट्रेट राइड नहीं होगी ऑन द वे अप। इवन दो लार्जर ट्रेंड की अगर हम अभी भी बात करें, तो लार्जर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है अगर हम एक साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बट इन बिटवीन वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। मैं इसके कुछ कारण भी समझाना चाहूंगी, ये वॉलेटिलिटी क्यों बनी रहेगी। दो बड़े मेजर कारण हैं, मैं कोशिश करूंगी इसको सिंपल टर्म्स में समझाना। अभी जिस तरीके से वेस्टर्न बैंक्स शॉर्ट सेल की पोजीशन में बने हुए हैं अभी भी कॉमिक्स में, और वहीं अगर हम वहां पर देखें, जो मेटल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। और मेटल जो डिलीवरेबल है, रजिस्टर्ड मेटल है सीएमई के वॉल्स में, सिर्फ 14% है जो कवर कर सकता है ओपन इंटरेस्ट को। सो अगर वहां पर बायर्स डिलीवरी मांगेंगे, तो जो सेलर्स हैं उनके पास डिलीवरी देने के लिए मेटल अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए वेस्टर्न बैंक्स चाह रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस सप्रेस्ड रहें, जिससे वो इजीली अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन से एग्जिट कर सके। सो ये सब जो सिनारियो है, ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अनफोल्ड होगा। ये जो सिचुएशन हमने बात की है, ये सब मार्च कॉन्ट्रैक्ट की है। सो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से ये सेटलमेंट होती है, या सीएमई को फोर्स कैश सेटल करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखना होगा। सो मार्च तक ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकेंड फैक्टर, चाइना में लूनर न्यू ईयर हॉलीडे स्टार्ट होने वाली हैं। उसके बाद वॉल्यूम्स काफी हद तक थिन हो जाएंगी। अभी तक अगर हम देखें तो पेपर मार्केट कॉमिक्स की और वहीं फिजिकल मार्केट चाइना की, ये दोनों में डीकपलिंग चल रही है। जहां पेपर मार्केट लोअर ट्रेड कर रही है और फिजिकल मार्केट में प्राइसेस में, सिल्वर में स्पेशली, काफी प्रीमियम्स बने हुए हैं। बिकॉज जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं वो किसी भी रेट पर सिल्वर को लेने के लिए रेडी हैं, और इसी वजह से हम प्रीमियम बनते हुए देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में। सीएमई में भी अगर देखें तो वहां पर भी लीज रेट्स काफी हद तक बढ़ चुके हैं, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स जो हैं उनको हायर रेट्स पर फिजिकल मेटल खरीदना पड़ रहा है टू गिव इट टू द बायर्स। और फेब्रुवरी में भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डिलीवरीज हो रही है। नॉर्मली ये डिलीवरी का मंथ नहीं है, पर अभी भी वहां अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी डिलीवरीज हो रही है। सो ये इसका प्रेशर बना रहेगा।
और जब चाइनीज बायर्स मार्केट से मिसिंग हो जाएंगे उसके बाद थिन लिक्विडिटी में हम फर्दर वॉलेटिलिटी आते हुए देखेंगे। सो हमें वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बट वहीं अगर हम की लेवल्स की बात करते हैं या एक आम निवेशक को या ट्रेडर को भी क्या करना चाहिए, अगर हम उसकी सिंपल भाषा में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है अभी ये स्विंग्स कुछ हद तक बने रहेंगे। बट अगर हम की लेवल की बात करें तो सिल्वर में 2,25,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसकी हमने विक्रांत जी पिछली बार भी बात की थी, हम्म। वहां से हमने एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी। बट प्राइसेस में हायर लेवल से दोबारा से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सो अगर अभी भी देखते हैं तो 2,25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो $71 से $70 पर आउंस क्लोजिंग बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन तो पिछले कुछ दिनों में सिल्वर में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $64 पर आउंस का लो भी लगा, बट वो ओवरनाइट सेशन में लगा और क्लोजिंग बेसिस पर प्राइसेस ने अभी भी $70 पर आउंस को रिस्पेक्ट किया है। सो जब तक ये लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है ट्रेंड में हम लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं। वहीं अगर हायर साइड में देखते हैं तो प्राइसेस में $86 पर आउंस पर एक रेजिस्टेंस है और डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 3 लाख के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। सो अभी जो स्ट्रैटेजी एक ट्रेडर की होनी चाहिए, जब भी आपको थोड़ा सा डाउन साइड मिले आप बाय करके चल सकते हैं। हाई साइड में 3 लाख के आसपास आप बेटर है कि प्रॉफिट बुक करके भी बाहर निकल जाए एज अ ट्रेडर। और यही मेरी एडवाइस रहेगी कि यहाँ पर ओवर एक्सपोजर ना लें, बिकॉज वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है स्पेशली सिल्वर में। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो रिलेटिवली स्टेबल है। जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर रेशियो भी हमने लोअर लेवल से काफी हद तक इंप्रूव होते हुए देखी है, सिल्वर में हमने काफी सेल ऑफ आते हुए देखा, बट गोल्ड ने उतना सेल ऑफ नहीं दिखाया। इवन दो प्रेशर जरूर देखने को मिला, बट गोल्ड ने लार्जली स्टेबल मूव्स दिखाई हैं। सो प्रेफर अभी गोल्ड को करना चाहिए एज कंपेयर टू सिल्वर, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं या आप ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं या आप ईटीएफ के पर्पज से देख रहे हैं। इवन दो रिटर्न्स लार्जली शायद सिल्वर में ज्यादा रहेंगे इस साल भी, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। पर जो डायनेमिक्स हैं स्टेबिलिटी के और स्टेडी ग्रोथ के, वो गोल्ड को फेवर करते हैं। और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड ओवरऑल थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर में एटलीस्ट सिल्वर को आउट परफॉर्म कर सकता है। सो गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो 4680 पर आउंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करते हैं तो 1,40,000 से 1,37,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है, आप लोअर लेवल्स मिलते हैं यहाँ से 5 से 10% तक के डिक्लाइन मिले तो आप गोल्ड में भी यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। हाई साइड में आपके रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे 1,61,000 फर्स्ट एंड देन 1,75,000। अभी ये रैली वहीं स्टॉल होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो मेजर रेजिस्टेंस अभी 5,100 पर आउंस पे नजर आता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 5,350 तक की भी मूव की पॉसिबिलिटी नियर टर्म में नजर आती है। सो इन लेवल्स पर नजर करके चले। बट मेरा ऐसा मानना है कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर जो बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं वो एक ही लेवल पर सारी बाइंग ना करें। बेटर है अभी अपनी परचेजेस को स्टैगर करें, धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स पर बाइंग करेंगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। आप लमसम में अभी बाइंग ना करें, बिकॉज कुछ भी डिप्स मिलते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा, आपके रिटर्न्स उससे बेटर हो जाएंगे, आपका रिस्क भी थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाएगा। बिकॉज जो सेक्युलर बुल रन है गोल्ड में वो अभी भी इंटैक्ट है। अब मैं इसके कुछ कारण सजेस्ट करना चाहूंगी। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी कंटिन्यूड है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने 15th कंजेक्यूटिव मंथ गोल्ड में बाइंग की है। ईटीएफ में भी देखें तो ग्लोबली भी और इंडिया में भी ईटीएफ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। अगर हम कलेक्टिव इन्फ्लोज की बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ तक का एयूएम हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करते हैं। और जनवरी इटसेल्फ में हमने 24,040 करोड़ तक के इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं गोल्ड में, और वहीं 9,500 करोड़ के इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं सिल्वर ईटीएफ में। सो जो इन्फ्लोज हैं उन्होंने इक्विटी के इन्फ्लोज को भी सरपास कर लिया है एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। और ग्लोबली भी देखें तो ये ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, जहां ग्लोबल ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ ने रिकॉर्ड हाई पे दिसंबर में क्लोजिंग की थी अराउंड 4,025 टन। जनवरी इटसेल्फ में हमने 120 टन तक का एडिशन आते हुए देखा है, विच इज द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर एनी मंथ। और इसके साथ साथ मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी भी बरकरार हैं, इवन दो कुछ शिफ्टिंग डायनेमिक्स जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट वही टेंशन अभी भी ओवरऑल बनी हुई है। और ट्रम्प साहब की पॉलिसीज अभी भी काफी हद तक अनसर्टेन है। सो ये सारे फैक्टर्स और डी डॉलराइजेशन का ये जो फेज है ये लंबे समय तक चलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म की थीम नहीं है। इवन दो इन बिटवीन डॉलर में कुछ हद तक हम बाउट्स आते हुए देखेंगे रिवाइवल के,
बट ये जो ओवरऑल थीम है डी डॉलराइजेशन की, ये अगले 2 से 3 साल लगता है कंटिन्यू करेगी एटलीस्ट, जहां सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड को अपने रिजर्व्स में काफी हद तक ऐड कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरीज को काफी हद तक सेल कर रहे हैं। सो ये थीम चलती रहेगी। इसी के चलते हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर ओवरऑल अभी 2 से 3 साल स्ट्रॉन्ग बुल रन में रहेंगे, इवन दो सिग्निफिकेंट हमने वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुके थे जनवरी में। जिस तरीके से हमने जनवरी इटसेल्फ में सिल्वर में 70% तक के गेन्स आते हुए देखे, आफ्टर पोस्टिंग ऑलमोस्ट 170% रिटर्न्स इन 2025। सो वहां काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिली, मार्जिन इंक्रीज हुए और उसके चलते हमने सेल ऑफ आते हुए देखे। सो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। कोई भी एसेट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। बट जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया था वो अभी भी गोल्ड सिल्वर में एंटर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे करना एडवाइजेबल रहेगा। सुगंधा जी, वैसे तो मैं ट्रेडर्स पर तो ध्यान देता नहीं, वो तो अपने आप बहुत समझदार होते हैं। मेरी चिंता और इस शो के जरिए कोशिश होती है कि उन तक जानकारियां पहुंचे, आप जैसे एक्सपर्ट की कही हुई बातें जो छोटे निवेशक हैं जिनको बताने वाले कोई नहीं है। फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि आप सलाह जरूर लीजिए कि कब आपको निवेश करना है अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से। लेकिन मैं सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पढ़ रहा था कल, तो उसमें ये कहा गया था कि 2% सिल्वर की जो खपत है वो कम हो सकती है, क्योंकि सोलर पैनल में उसका जो प्रयोग है वो कम होता है। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि डेफिसिट तो बना रहेगा। तो कुछ उसमें चिंता की बात है। और सिल्वर को लेकर के लोगों का ज्यादा वो है कि किस तरीके से वो एकदम भाग रही थी, आपने खुद ही अभी बताया भी उसका 29 जनवरी को हमने जो हाल हुआ था वो तो देखा ही था। सिल्वर में अब लोगों का विश्वास क्या अभी उन्हें बनाए रखना चाहिए? बिल्कुल बनाए रखना चाहिए अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए देख रहे हैं। शॉर्टर टर्म में नॉइस बनी रहेगी, बिकॉज ये एसेट सबकी जुबान पे आ चुका था। विक्रांत जी, जब भी किसी एसेट के बारे हाँ। में बच्चा बच्चा भी बात करने लग जाए तो इट्स टाइम कि वो ओवर क्राउडेड हो चुका है, उस वो एक एग्जिट का टाइम होता है। और वहीं हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स आके उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हमने बहुत सारे फोरम्स पर हाई लेवल्स पर मेंटेन किया था, अगर यहाँ पर कोई भी एक्सेसिव एक्सपोजर ना लें, ये जो बुल रन है ये हेल्दी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग नजर आ रही है, इवन दो ट्रेंड पॉजिटिव है। पर हमने बार बार ये वार्निंग्स दी थी अलग अलग फोरम्स पर। सो वहीं जहां वेस्टर्न बैंक सेलिंग कर रहे थे, चाइना के बड़े ट्रेडर्स सेलिंग कर रहे थे, रिटेल ट्रेडर्स वहां पर कुछ हद तक ट्रैप होते हुए नजर आए। इवन दो काफी लोगों ने प्रॉफिट भी बहुत किया, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ लोगों को। बट कुछ लोग पैग एंड ऑफ द रैली में आके ट्रैप हो गए। सो अभी भी इस पे भरोसा रख सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि सिल्वर के प्राइसेस एक सेक्युलर बुल रन में है। मैं इसका रीजन समझाना चाहूंगी। विक्रांत जी, पिछले साल ऑलमोस्ट 46 ईयर्स के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था $50 पर आउंस के ऊपर। 1980 में सिल्वर ने कोशिश की $50 पर आउंस को ब्रेक करने की, नहीं ब्रेक हो पाया। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आते हुए देखा। 2011 में भी ऐसा ही अटेम्प्ट हुआ, वो भी फेल हो गया। और अब 2025 में ये क्लियर ब्रेकआउट हुआ, और ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ विक्रांत जी। हम लोग थोड़ा सा अगर इसको लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात करते हैं तो ईयरली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर ये क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, ये सिग्नल दिया इसने। और उसके बाद ही ये रैली काफी एक्सटेंड हुई दिसंबर जनवरी में, बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ था नवंबर में ऑन मंथली चार्ट्स। और ईयरली चार्ट्स पर भी ये ब्रेकआउट हुआ है, इवन दो कंसोलिडेशन करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। हमने $70 पर आउंस की जरूर बात की। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पर, इन दैट सिनारियो 56 पर आउंस की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें फॉर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। मैं नियर टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। बट जब तक प्राइसेस ये $50 पर आउंस के ऊपर बने हुए हैं, ये ट्रेंड अभी भी बना रहेगा और हम हायर लेवल्स की तरफ सिल्वर को और भी जाते हुए देख सकते हैं। अगर आप इसको अगले 3 से 4 सालों में देखेंगे तो आपको ये लेवल्स भी बहुत अच्छे लगेंगे कि हाँ, हमने अच्छा किया कि इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट की। बट जब भी आप जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड करेंगे उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं। बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी हमेशा पेशेंस की रहती है। जो भी कोई बोरिंग ट्रेड्स होते हैं उन्हीं में हमेशा पैसा बनता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो इसमें अभी इसमें बाइंग करें, अलग अलग लेवल्स पर बाइंग करें, अपने किसी भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से या एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और जिस तरीके से स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है विक्रांत जी, इस साल भी सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये जरूर कह रही है कि 67 मिलियन ट्रॉय आउंसेस का इस साल भी डेफिसिट रहने वाला है। इवन दो 2025 की फिगर्स क्लियर निकल के नहीं आ रही हैं, बट उन्होंने इंडिकेट किया है कि 117 मिलियन आउंसेस का लास्ट ईयर पॉसिबली डेफिसिट था। इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन की जो डिमांड है वो इस साल कम हो सकती है 2% से। ज्वेलरी डिमांड भी 9% से कम हो सकती है। पर उनका ऐसा मानना है
कि जो रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इन सबको ऑफसेट करेगी। जिस तरीके से हम ईटीएफ में इनफ्लोज आते हुए देख रहे हैं, कॉइन्स एंड बार्स में हम स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देख रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सब्स्टिट्यूट जरूर निकल के आते हैं जब भी कोई सिल्वर जैसा मटेरियल जो इंडस्ट्रियल यूसेजेस में काफी काम आता है, तो वहां पर कुछ सब्स्टिट्यूशन जरूर होगी, और एल्स उसका यूज कुछ हद तक कम हो जाएगा। इवन दो क्लियरली अभी सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिस तरीके से इसकी एक्सेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। सो एआई डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल में ओवरऑल इसका यूज बना रहेगा। बट यस, बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस इतना यूज करना वायबल नहीं होता, इसी वजह से कुछ हद तक यहाँ पर इस सेक्टर में हम थोड़ा सा डिमांड में डिक्लाइन आते हुए देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आप इंडस्ट्री के अप्रोक्सीमेट फिगर्स को देखते हैं, तो एआई डेटा सेंटर्स में भी जो इसकी यूसेज है वो भी 110 मिलियन आउंसेस की है ईयरली। वो 160 मिलियन आउंसेस की रहने की उम्मीद है बाय 2030 ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। सोलर पैनल्स में भी ऑलमोस्ट 200 टू 250 मिलियन आउंसेस पर ईयर इसकी डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। सो हाउ इट पैन्स आउट इट रिमेन्स टू बी सीन, दीज आर एक्सपेक्टेड फिगर्स। बट मेरा ऐसा मानना है ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है इसमें अभी सिल्वर की यूज बनी रहेगी, और ये सिल्वर के प्राइसेस के लिए काफी हद तक काम करेगी। सी विक्रांत जी, गोल्ड में हमने ऑलरेडी सालों से मल्टीपल पीक्स बनते हुए देखे हैं। सिल्वर ने तो अभी अपना एक ब्रेकआउट दिखाया और एक नया पीक को टेस्ट किया। अभी सिल्वर की ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी, सो इस पे भरोसा किया जा सकता है। बट यस, मैं बार बार यही कहूंगी, एक ही लेवल पर सारी बाइंग ना करें, बिकॉज अगर $70 पर आउंस का लेवल ब्रेक हो जाता है इन एनी सिनेरियो, $56 पर आउंस की भी पॉसिबिलिटी है। डोमेस्टिक मार्केट में इसको ट्रांसलेट करें, अगर 2,25,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है, तो 2,08,000, 1,80,000 तक के लेवल भी डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है, सो इसको जरूर बी माइंडफुल ऑफ दीज लेवल्स। बट व्यू पॉजिटिव है हमारा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पिछले हम अगर बात करें 7-8 साल, तो बीच में चांदी एकदम ऐसी रही कि कोई उसे पूछ ही नहीं रहा था, भाव ऊपर नीचे कुछ हिल ही नहीं रहा था। एक चीज मैं आपसे और दर्शकों का, क्योंकि मेरे व्यूअर्स का कई सवाल आता है कि क्योंकि आपने देखा कि इक्विटीज का, म्यूचुअल फंड का जो आया जनवरी में, कि किस तरीके से लोग सोने चांदी की तरफ अट्रैक्ट हुए और इक्विटी से उन्होंने अपना पैसा वहां पर शिफ्ट किया। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होंगे जिनको पिछले 1-1.25 साल से इक्विटीज में रिटर्न नहीं आ रहा था, अब वो इस तरफ शिफ्ट हुए, और जब वो शिफ्ट हुए तो वो एकदम पीक पर शिफ्ट हुए। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब उनके लिए इंतजार ही बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल विक्रांत जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट मैं साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, गोल्ड एंड सिल्वर में आपकी जो एलोकेशन है वो कभी भी आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% की से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली विक्रांत जी हम इसको कहते हैं 10 से 15% होनी चाहिए। बट यस, जिस तरीके से अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, इसको आप 20% तक भी लोगों ने बढ़ाया, 25% तक भी बढ़ाया। बट हमारा ऐसा मानना है एट एवरी पॉइंट इन टाइम इसको 15% से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुगंधा जी, मैं बिकॉज ये आपको आपके पोर्टफोलियो बीच में को। रोक रहा हूं, मैं हालांकि बिल्कुल टोकता नहीं हूं। लोगों ने घर बेच दिए अपने, उधार लेकर के लोगों ने पैसा लगा दिया। सबसे बड़ी चिंता उन्हीं लोगों के लिए होती है कि प्रॉपर्टी बेच करके आप इस तरीके से कर रहे हैं, जबकि हमेशा समझाया जाता है कि 20% से ऊपर तो आप किसी भी सूरत में मत जाइए। बिल्कुल विक्रांत जी, कभी भी ओवर एंथू होके किसी भी एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हाथ जलने की पॉसिबिलिटी रहती है, स्पेशली जब आप लोन पे पैसा ले रहे हैं या ओवर लेवरेज ले रहे हैं। हाँ। सी अगर आप अपने ही पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आप उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। बट घर बेचकर या लेवरेज लेकर उसको करना वो हमेशा गलत है। सी रिटर्न्स भी सिल्वर ने बहुत अच्छे दिए और काफी लोगों ने बहुत पैसा बनाया। मैं एक छोटा सा फिगर साइड करना चाहूंगी विक्रांत जी। अगर हम जनवरी 1 की बात करते हैं तो सिल्वर के प्राइसेस 2,35,000 पे ट्रेड कर रहे थे। वहीं अगर हम 28-29 जनवरी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28-29 जनवरी के आसपास 4,20,000 का, आई ओके। थिंक 28 जनवरी को 4,20,000 का हमने हाई लगते हुए देखा। सो एक ही मंथ में देखिए आप कितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिले। इसके बाद भी अगर हम रीड करते हैं तो वहां पर कुछ आई थिंक हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी गलत है। सो इसको ट्रेल जरूर करें एटलीस्ट। इवन इफ आप उस बुलरन को राइड करना चाह रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चले, जिससे आप बेस्ट पार्ट ऑफ द रैली को इनकैश कर पाए। ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, और इसी पे आप आगे भी अगर चलेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा कि जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं आप उस रैली को राइड कीजिए। बट अपने स्टॉप लॉसेस को हायर ट्रेल करते रहें, ताकि आप, अगर वो रिवर्स भी होती है,
आपको एक एग्जिट का मौका मिल जाए, कीपिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द रैली, अपने एनकैश कर पाए उस रैली को। एक चलते चलते मैं आपसे सवाल सोने चांदी से इतर पूछना चाहूंगा, मार्केट से जुड़ा हुआ, क्योंकि आईटी सेक्टर के शेयर्स में जिस तरीके का पिछले 8 दिनों से बवाल मचा हुआ है, और कहा जाए ईटी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 6 लाख करोड़ रुपए एकदम गायब हो चुके हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर ने इस देश में रोजगार भी बहुत पैदा किए और देश को बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब पिछले 8 दिनों से हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे एंथ्रोपिक का मामला आया उसके बाद से एकदम ऐसा लग रहा है कि संभल ही नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल विक्रांत जी, हमारी भी आईटी सेक्टर पर काफी नजर है। पिछले 15, इनफैक्ट नॉट जस्ट 8 डेज, हाँ। पिछले वीक भी हमने काफी सेल ऑफ आते हुए देखा, और इस वीक भी ये सेल ऑफ बना हुआ है। इट्स ऑल इन लाइन विद द ग्लोबल टेक सेल ऑफ, और काफी ज्यादा एआई की डिस्ट्रप्शन की वजह से आईटी सर्विस सेक्टर पर जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा शेकन हुआ है। बट वहीं देखें तो इस सेक्टर ने अगर ग्लोबली, इंडिया में हमने आईटी स्टॉक्स में ज्यादा गेन्स आते हुए नहीं देखे। ग्लोबली अगर देखते हैं तो एआई रिलेटेड स्टॉक्स में हमने बहुत ज्यादा बूम आते हुए देखा था। ये बूम अब कुछ हद तक बस्ट हुआ है। वहां पर भी हमने ओवर लेवरेज पोजीशन आते हुए देखी थी, और इसी वजह से हमने वहां पर एक सेल ऑफ आते हुए देखा। बट अगर मैं लार्जर ट्रेंड की बात करती हूँ, मुझे लगता है वर्स्ट इज स्लाइटली ओवर। इनफैक्ट वी ट्रैक इक्विटीज ऑल्सो वेरी क्लोजली, एंड आईटी सेक्टर इज ऑन क्लोजली ऑन माई रडार। और हमने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की सजेशंस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की हैं इन द आईटी सेक्टर। सो यहाँ पर हमारी कुछ स्टॉक्स पर भी काफी हद तक क्लोजली नजर है। बट येस, आईटी सेक्टर पर हमारी क्लोज नजर बनी हुई है। मेरा मानना है कि ये जो वर्स्ट है, एटलीस्ट वर्स्ट इज ओवर। धीरे धीरे यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बहुत ऑल आउट जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बट अगर मैं ईयरली पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ, तो इस साल की पर्सपेक्टिव से मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, इन स्पाइट ऑफ दिस रीसेंट सेल ऑफ। ये सेल ऑफ, मेरा ऐसा मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी है टू बाय द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, अगर आप लॉन्गर टर्म के होराइजन से देखते हैं। सो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को देखें तो पिछले साल भी हमने 12% का आईटी इंडेक्स में सेल ऑफ आते हुए देखा था। अभी भी कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली थी इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद पिछले 2 हफ्ते में काफी सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने को मिला है। आई थिंक ये जो हमारी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, दे आर टू बिग इन साइज टू फेल। जो भी एआई की डिस्ट्रप्शन की वजह से चैलेंजेस आएंगे, आई एम वेरी श्योर ये इसको ओवरकम करने के लिए केपेबल हैं। जो भी वीजा रिलेटेड लास्ट ईयर चैलेंजेस आए थे फ्रॉम द यूएस साइड, या ट्रेड टैरिफ रिलेटेड टेंशन आई थी, उसको ये धीरे धीरे चैलेंजेस को ऑफसेट कर पाएंगी कंपनीज विद चेंज इन देयर स्ट्रैटेजी। और जिस तरीके से ईयू के साथ इंडिया की ट्रेड डील हुई है, वहां पर भी एक बहुत स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बियॉन्ड यूएस दीज आईटी कंपनीज कैन लुक फॉरवर्ड टू, सो अपने डोमेन को काफी हद तक बढ़ा रही हैं। और जिस तरीके से काफी सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं एआई के स्पेस में भी, जिस तरीके से एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, सो आई थिंक दीज कंपनीज कैन वेरी वेल नेविगेट दिस सिचुएशन एज वेल एंड कम आउट ऑफ इट। नो डाउट थोड़ा सा अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर फोकस रहेगा, बिकॉज सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स से इन कंपनीज के अगर हम प्राइसेस को देके गवर्न नहीं होंगे, इनके अपने अर्निंग्स भी काफी हद तक डिक्टेट करेंगे। ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशंस भी काफी हद तक डिक्टेट करेंगी, और जिस तरीके से रुपए की मूवमेंट रहेगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो गई है, उसकी फैक्ट शीट सामने निकल के आई है। कुछ चैलेंजेस जरूर नजर आ रहे हैं वहां पर, बट स्टिल मार्केट विल ओवरकम दीज चैलेंजेस, एंड ग्रेजुअली मेरा ऐसा मानना है आईटी सेक्टर में ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर, मैं नियर टर्म की बात नहीं कर रही, नियर टर्म में आउटलुक बुलिश नहीं है, सिर्फ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट अगर आप इस सेक्टर में भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं तो आपको लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई और बहुत सारी इंसाइट्स आपने हमारे दर्शकों के लिए बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को मैं एक बार फिर अंत में जाते जाते ये कहूंगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा ये होता है कि आप तक सही तथ्य और जानकारियां पहुंचें, जिसके हिसाब से आप अपने फैसले अपने सलाहकार से बात करके ले सकें। तो सुगंधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत जी, मैं अपना डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी। मेरी पर्सनली एम6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस, सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस, और हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस के पर्पसेस से है। हमने डेटा बेस्ड बात की है। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।